दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कामतगिरी एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कामतगिरी एकेडमी ज्योग्राफी स्पेशल का चैनल केवल आप लोगों के लिए अलग किया गया है ताकि आप लोग अपनी तैयारी को और सरल बना सके, आपको सब्जेक्ट ढूंढने में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस वजह से इस ज्योग्राफी सीरीज को हमने स्टार्ट किया है। साथ ही साथ हमारी जो ये सीरीज है काफ़ी दिनों से चल रही है। आज हमारी 7वीं 8वीं क्लास होने वाली है। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी अगली क्लास को। इसी के साथ हम पिछली क्लासेस में पढ़े थे उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका। एक साथ हमने एक ही क्लास में उसका परिचय देखा था। आइए हम थोड़ा सा उसका भी रिवीजन करते हुए आज के अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक में चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। यहाँ पर हमने ये देखा है, ये है हमारा उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका। इसके बाद दक्षिण में है ये दक्षिण अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर आपको ये दो बड़े भूखंड दिख रहे होंगे जो कि चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, और ऐसे बड़े बृहत भूखंड को हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। तो आपको ये दोनों कॉन्टिनेंट्स दिख गए। इसके बाद यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ की अगर बात करें तो इन दोनों भूखंडों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आप लोगों को पिछली क्लासेस में बताया जा चुका है कि यहाँ पे पनामा नहर, पनामा नहर पनामस थॉमस, यानी पनामा की जो स्थल संधि है वो दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हुई थी। साथ ही साथ यहाँ पर हमने बहुत सारे जल संधि, स्थल संधि की बात की थी। हम उत्तर अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने हडसन बे, हडसन बे यहाँ पे, ठीक है, ये जो खालिस्तान है हडसन बे, यहाँ पर हमने ये डेविस जल संधि देखी थी, डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट के बाद यहाँ पर हमने बैरिंग की जल संधि देखी। बैरिंग जल संधि देखी थी। यहाँ पर हमने पनामा थॉमस तो देखा ही था। ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारा? मैक्सिको। ठीक है, ये हमारा सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट था। ये सेंट्रल अमेरिका यानी इस वाले और इस वाले अमेरिका का पार्ट, ये बीच का, ये क्या कहला रहा था? हमारा सेंट्रल अमेरिका कहला रहा था। ठीक है, ये बीच का पार्ट हमारा क्या था? सेंट्रल अमेरिका था। और यहाँ पर आपका कौन सा समुद्र है? आपका कैरेबियन सी। कैरेबियन सी, यहाँ पर कुछ आइसलैंड्स हैं आपके, है ना? उन्हें कैरेबियन आइसलैंड्स कहा गया है। इन्हें दो पार्टों में डिवाइड किया गया था, ग्रेटर एंटाइल्स और लेसर एंटाइल्स। जो छोटे छोटे महाद्वीप, सॉरी द्वीप थे, उन्हें हम लेसर एंटाइल्स कह रहे थे, कैरिबियन वाले। और ग्रेटर एंटाइल्स कौन थे? जो बड़े बड़े द्वीप थे। यहाँ तक बात समझ में आई? इसके बाद यहाँ पर हमने 7 कंट्रीज बात की थी। यहाँ पर हमने 7 कंट्रीज की बात की थी। वो कौन कौन से थे? कौन कौन से थे आप लोग को याद होगा? बिग हैंड याद है? बिग हैंड याद है? बिग हैंड याद है ना? बी, बी से आता है आपका बेलीज। जी से ग्वाटेमाला सिटी, ग्वाटेमाला, सॉरी
ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी इसकी क्या है, कैपिटल है। इसके बाद होंडुरस, एल सल्वाडोर और निकारगुआ। इसके बाद दो और बच रहे थे हमारी कंट्रीज, पहले थी कोस्टा रिका और लास्ट थी आपकी पनामा। ठीक है, तो पनामा में ही आपकी पनामा थमस है आपका, यहीं पे पनामा की नहर है जिससे विश्व व्यापार को और सरल किया गया था। पनामा की कहानी आपको बता दी गई है। साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका, अब आते हैं हम दक्षिण अमेरिका में। यहाँ पर हमने दो जल संधि की बात की थी, दो जल संधि की बात की थी। यहाँ पर एक आपका द्वीप है, आइसलैंड है, टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो। इसके बाद दक्षिण दक्षिण अमेरिका और टेरा डेल फ्यूगो के बीच में एक जल संधि है जिसे हम मगेलन जल संधि के नाम से जानते हैं। मगेलन जल संधि के नाम से जानते हैं। ये दो भूखंड कौन कौन से, दक्षिण अमेरिका और आइसलैंड हमारा है, टेरा डेल फ्यूगो इन दोनों को क्या कर रही है, अलग कर रही है। क्या कर रही है, अलग कर रही है। साथ ही साथ आपको बताया गया था जल संधि में या तो वो दो भूखंडों को क्या करेगी, अलग करेगी, या फिर दो जलाशयों को क्या कर रही होगी, जोड़ रही होगी। अब आप खुद ही बताइए, यहाँ पर हमारा पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशियन है, और यहाँ पर हमारा अटलांटिक, अटलांटिक है ना। तो कौन से दो जलाशयों को ये जोड़ेगी, अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आए। और अलग किसको कर रही है मगेलन जल संधि, ये हमारे दो बड़े भूखंड, पहला है आपका दक्षिण अमेरिका और दूसरा है आपका टेरा डेल फ्यूगो को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। साथ ही साथ दूसरी जल संधि हमने कहाँ पर बात की थी, ये यहाँ पर हमने बात की थी। ये कौन सी थी, ये कौन सी थी, ये थी ड्रेक ड्रेक ड्रेक्स जल संधि की हमने बात की थी। जैसे हमारे इंडिया में माउंट एवरेस्ट फेमस है, लगभग भारतीयों का सपना है कि माउंट एवरेस्ट में हम एक बार जाएं। उसी तरीके से यहाँ पर मगेलन जल संधि भी, मगेलन की जो जल संधि है वो भी यहाँ के वासियों के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये अर्जेंटीना और चिली राज्यों के बीच में आती है, और इस पर जो भी चिली सरकार यहाँ पे जब मगेलन जल संधि को कोई भी पार कर लेता है तो यहाँ पर चिली सरकार द्वारा इसको क्या दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपने अपने जीवन में एक बार मगेलन की जल संधि पार कर ली है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो मगेलन जल संधि आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट होगी इन लोग के लिए। इसके बाद ड्रेक्स ड्रेक्स जल संधि जो है बहुत ही खतरनाक है, नववाहन युक्त नहीं है। ये जो जल संधि है नौका वाहन युक्त नहीं है। यहाँ पर बहुत खतरे हो जाते हैं नावों के लिए, समुद्री तूफान आने लगता है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा यहाँ से खुला हुआ है, और आप जानते हैं मगेलन जल संधि इधर से भी घिरा हुआ है और इस बड़े भूखंड से तो घिरा ही हुआ है, इस वजह से इसको पार करना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने रॉकीज पैडी लेयर्स देखी थी, रॉकीज पर्वत श्रेणियां देखी थी। इसमें तीन पर्वत श्रेणियां क्या थी, पैरेलल थी एक दूसरे के। इसके बाद रॉकीज, और यहाँ पर हमने एंडीज को देखा था, यहाँ हमने रॉकीज देखा, यहाँ पर हमने एंडीज देखा था। रॉकीज क्या थी, युवा वलित पर्वत थे, युवा वलित पर्वत थे। और ये कैसे पर्वत थे, ये अत्यंत प्राचीन वलित पर्वत थे। ठीक है, पर्वत श्रेणियां थी। इसके बाद यहाँ पर एंडीज, यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं हैं ऐसे करके। ठीक है, ये कैसे पर्वत श्रृंखला, ये भी युवा वलित पर्वत श्रृंखला की श्रेणी है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, कम से कम 75 किलोमीटर की रेंज पर ये फैली, 75 किलोमीटर के रेंज पर ये फैली हुई है। ठीक है, ये तो था हमारा दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। इसमें और सारी चीजें हमने देखी है पिछली क्लासेस में, आप लोग एक बारी पिछली क्लासेस लेना ना भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम हम जो है
बढ़ते हैं। ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में देखो कनाडा, यूनाइटेड स्टेट इतना बड़ा सा है, और मैक्सिको, यूएस है ये, यहाँ पर है ग्रीनलैंड, मैक्सिको, मैक्सिको ये जो है ना ये एरिया, ठीक है। यहाँ पर है आपकी 7 कंट्रीज, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, जो हमने इम्पोर्टेंट पहले ही देख लिया है। उसके बाद ये था हमारा दक्षिण अमेरिका, जिस पे देखो 13 कंट्रीज थी। यहाँ पर ये है आपका ब्राज़ील सबसे बड़ी, फिर है बोलीविया, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये गियाना है, ये सूरीनाम है, और ये फ्रेंच गियाना है। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मेन 3 हो जाती हैं। क्यों? क्यों यहाँ पर ये 3 मेन है? आपको 3 ये मेन इसलिए भी दिख जाएँगी क्योंकि ये भारत के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ मज़दूर यहाँ पर मज़दूरी करने के लिए आते हैं। यहाँ पर एक एफएम रेडियो का स्टेशन भी है, जो कि जिस पर अभी भी भारतीय सॉन्गों को भारतीय गीतों का संचालन होता है ना? उसका नाम है गरुड़, ठीक है। इसके बाद ये भारतीयों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ब्राज़ील हमने देखा ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी कंट्री है इसके लिए। अब हम देखते हैं, ये देखो फॉकलैंड आइलैंड, यहाँ पर हमने कल देखा था फॉकलैंड आइलैंड। इसके बाद यहाँ पर टेरा डेल फ्यूगो अभी देखा, ठीक है। हाँ, इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इस महाद्वीप से रिलेटेड। हमने यहाँ पर ऐसे 2 कंट्रीज पूछी थी जो कि लैंड लॉक थी, है ना, जो कि स्थलबद्ध थी, मतलब उसकी सीमा किसी भी समुद्री सीमा को टच नहीं करती थी। तो ऐसे कौन से 2 देश थे? आपका बोलीविया और यहाँ पर पैराग्वे। बोलीविया और पैराग्वे ऐसे 2 देश हैं दक्षिण अमेरिका के, जो कि लैंड लॉक्ड हैं, इसकी समुद्री सीमा इनको नहीं छूती। ठीक है, और आप जानते हैं ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप। आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने अफ्रीका। ये है हमारा अफ्रीका, ये है हमारा अफ्रीका। हम करने वाले हैं अफ्रीका का परिचय। अफ्रीका का परिचय, तो सबसे पहले आप देख ही सकते हैं बहुत बड़ा सा एक महाद्वीप है। आप पिछले वाले में देखिएगा, ये इस वाले अगर आप मैप में देखें तो आपको इनसे बड़ा ये दिख रहा है, ये वाला भूखंड, अफ्रीका भूखंड जिसे कहते हैं। समझ में आया? इसके बाद ये जो अफ्रीका भूखंड है, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भूखंड कहलाता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भूखंड है आपका अफ्रीका, ठीक है। इस पे अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें, इसके क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, तो मैं ऊपर कर देती हूँ।
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भूखंड है ये, या कहें विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद इसके क्षेत्रफल की हम बात करें तो अफ्रीका का जो क्षेत्रफल है, एरिया कितना है, क्षेत्रफल, ये है आपका 3,02,43,910 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये है। इसके बाद आपको बताया जाए कि जो अफ्रीका है ये पूरे विश्व का 22% का जो भूमि है अपने अंदर एडजस्ट करता है। ठीक है, विश्व की 22% भूमि अफ्रीका के पास। विश्व की 22% भूमि क्या है, अफ्रीका के पास है। आप सोच सकते हैं अब कितना बड़ा होगा, केवल 22% केवल अफ्रीका एग्जिस्ट कर रहा है पूरी पृथ्वी का। ठीक है, अगर इसकी जनसंख्या की बात की जाए तो इसकी जनसंख्या जो है विश्व की 13% जनसंख्या, विश्व की 13% जनसंख्या अफ्रीका में निवास करती है। ठीक है, विश्व की 13% जो जनसंख्या है वो कहाँ पर निवास करती है, अफ्रीका पर निवास करती है। इसके बाद अगर हम बात करें अफ्रीका पे, अफ्रीका में ये जो विषुवत रेखा है हमारी, अफ्रीका को दो बराबर भागों में बांटती है। जो विषुवत रेखा है हमारी अफ्रीका को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसका एक पॉइंट और है, आप लिख सकते हैं, विषुवत रेखा अफ्रीका को दो बराबर भागों में बांटती है। दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, दो बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। इसके बाद अगर इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तारों की बात की जाए, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशों पे इसका जो विस्तार है, अक्षांश पर जो इसका विस्तार है वो है 35 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री साउथ। ठीक है, इसके बाद देशांतरी इसका विस्तार देखें तो देशांतरी इसका विस्तार देखें तो 20 डिग्री वेस्ट टू 51 डिग्री ईस्टर्न। ठीक है, ये है इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, आप लोग नोट कर सकते हैं, बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद इस पे एक चीज और हम देख लेते हैं, ये तो रहा अमेरिका का परिचय, अफ्रीका का परिचय। ठीक है, इसके बाद हम इसके और कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे इसी क्लास में, देखते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इधर का कुछ मिटाने वाली हूँ।
ये हो गया 6.7 नंबर। अब देखिएगा 7 नंबर में जो इसका तटीय विस्तार है ना, तटीय विस्तार, तटीय मतलब ये कोस्टल एरिया जो इसका है वो कितना है, इसका जो तटीय विस्तार है आपका, तटीय विस्तार जो है आपका इस पर है 30,500 किलोमीटर, 30,500 किलोमीटर, जो कि केवल इस वजह से ये विश्व का ऐसा महाद्वीप हो जाता है जिसका तटीय विस्तार उसके क्षेत्रफल से बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही कम है। हाँ, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक तो हो गया होगा, जल्दी से नोट डाउन कर ले। यहाँ तक हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। इस पर और कुछ पॉइंट्स हम लिखना चाहें तो आप जैसे कि जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल, मरुस्थल और विश्व की सबसे लंबी नदी, नदी कौन कौन से हैं? मरुस्थल है आपका सहारा मरुस्थल, इसके बाद नदी की अगर हम बात करें, नील नदी, मरुस्थल है सहारा और नदी कौन सी है? नील नदी। आपकी जो नील नदी है वो दो नदियों को मिलाकर के बनी है, एक व्हाइट नील और दूसरी है ब्लू नील, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? आपको बताया जाए तो ये यहाँ तक जो है आप, ये यहाँ तक ये जो विस्तार है आपका, यहाँ पर जो है सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल का विस्तार है और इसी का तट, सहारा मरुस्थल का तट ये आपका साहिल कहलाता है, ये साहिल का क्षेत्र, ये तट, ठीक है, ये साहिल का क्षेत्र है। सहारा, साहिल, इसी के जस्ट नीचे है आपका कुछ मैदानी क्षेत्र, इन्हें कहा जाता है सवाना का मैदान, सवाना का मैदान, सवाना का मैदान, सवाना का मैदान है ये। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर सवाना के मैदान के बाद यहाँ पर मोजाम्बिक, मोजाम्बिक क्या है? जल संधि है, यहाँ पर चैनल है, चैनल और संधि दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। संधि जो होती है वो सक्रिय होती है, संधि होती है जो वो सक्रिय होती है, वहीं चैनल और पैसेज, पैसेज जो होते हैं आपके वो थोड़ा चौड़े होते हैं, ठीक है, पर काम दोनों का एक ही होता है, दो जलाशयों को जोड़ना, दो भूखंडों को अलग कर देना, ठीक है। ये आपका मेडागास्कर है, मेडागास्कर आइसलैंड है, ये मेडागास्कर का आइसलैंड है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है जिब्राल्टर स्ट्रेट,
जिब्राल्टर स्ट्रेट यहाँ पर है, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है आपके विश्व व्यापार में। साथ ही साथ ये है तो स्पेन के पार्ट में, है तो स्पेन के पार्ट पर इस पर जो हक है ये यूके का है। ठीक है, यूके ने इसे स्पेन का नहीं होने दिया, ना ही इसे इसका होने अफ्रीका का भी नहीं होने दिया। ठीक है, तो ये जो जिब्राल्टर स्टेट है आपका, यहाँ पर जिब्राल्टर एक रॉक है, वहां पर बहुत सुंदर दृश्य होता है, देखने लायक पर्यटक स्थान भी है ये। तो यहाँ पर जो ये जिब्राल्टर स्टेट है ये किसके हक में है? यूके के हक में। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ये दिख गया आपको। यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा अफ्रीका को जान लिया है। यहाँ पर जो देशों की हम बात करें, यहाँ पे देशों की बात करें तो आपके अफ्रीका में 54 देश, कितने? 54 देश, 54 देश है। क्या इन सभी देशों को याद कर लेना, इनकी राजधानी को रट लेना इतना आसान होगा? रट सकते हैं आप? कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल ही है, क्यों नहीं रट सकते? पर अफ्रीका का केवल अफ्रीका के केवल 54 देशों को रट लेना यही तो नहीं है अफ्रीका। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है अफ्रीका का। पहले हम एक मानचित्र बनाते हैं अफ्रीका का। ये है कुछ इस तरीके से हमारा अफ्रीका। ये है हमारा अफ्रीका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमने क्या देखा? अभी अभी जिब्राल्टर देखा, जिब्राल्टर की स्ट्रेट देखी, जल संधि देखी। यहाँ पर मोजाम्बिक की जल संधि देखी। ये था मेडागास्कर आइसलैंड। मेडागास्कर का आइसलैंड है ये जिब्राल्टर की संधि है। साथ ही साथ इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं, ये जो सहारा वाला पार्ट, ये जो सहारा वाला पार्ट है, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, इसको बोलते हैं सहारा का अफ्रीका। ये सब सहारा कहलाता है, ये सब सहारा कहलाता है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही पार्ट है केवल। तो इसके बाद यहाँ पर ये ईस्टर्न अफ्रीका है, ये वेस्टर्न अफ्रीका है, नॉर्दर्न अफ्रीका है, साउदर्न अफ्रीका है, ये सेंट्रल अफ्रीका है, या मिडिल अफ्रीका भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये इतने पार्ट भी हम पढ़ेंगे और इन्हीं पार्ट से हम इसकी थोड़ी सी क्या कंट्रीज को भी देखने वाले हैं। सभी को बताया नहीं जा सकता, पर कोशिश करेंगे हम करने की इसको भी। ठीक है, ये थे हमारा सहारा का एक, अफ्रीका का एक नॉर्मल सा परिचय। इसके बाद सहारा को, सहारा बोल रहे हैं जो हमारा अफ्रीका है, हमारा जो अफ्रीका को आप जानते होंगे, सबसे मुख्य बिंदु इसका, अफ्रीका को हम डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अफ्रीका को हम डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। ये क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है हमारा डार्क कॉन्टिनेंट कहलाता है। कौन? अफ्रीका। अब सबसे प्रमुख बात, ये डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है इसे? तो सब
सबके मन में एक इमेज ही बनी हुई है कि अफ्रीका के लोग क्या होते हैं, काले होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है जिसके जिसके कारण अफ्रीका को हम डार्क कॉन्टिनेंट कह सके। इसके बहुत सारे रीजन हैं, इतिहास से लेकर के आधुनिक पे भी अगर हम बात करें तो ये डार्क कॉन्टिनेंट कुछ अपने ही कारणों की वजह से कहलाता है। तो सबसे पहले इसमें पहले कारण की अगर बात करें, पहले कारण की अगर हम इसमें बात करें तो इसकी जो खोज है, इसकी खोज जो है 20वीं शताब्दी तक भी इसके अंदर के कुछ पार्ट्स ऐसे थे जिनकी खोज नहीं हो पाई। सोचिए 20वीं शताब्दी तक भी इसकी या इसके आंतरिक भागों की खोज नहीं हो पाई। ठीक है, इसके आंतरिक भागों का मतलब है कि यहाँ पे ऐसी भी कुछ कंट्रीज है जिनका अभी तक पता नहीं है, वहां पर कौन सा कल्चर चल रहा है उसका भी पता नहीं है। तीसरी आगे हम इसकी बात करें, जो डार्क कॉन्टिनेंट इसको क्यों कहा जाता है, तो इस पे और भी बहुत सारे कारण हैं। इसकी जो खोज नहीं हो पाई वो तो ठीक ही ठीक है, साथ ही साथ इसमें लिपि का भी अभाव रहा। कोई इनकी पर्सनल लिपि नहीं थी जिनके कारण इनकी बातें भी कोई नहीं समझ पाता था। और इसके इसके डार्क कॉन्टिनेंट होने की सबसे बड़ी वजह के रूप में ये भी निकल कर आता है। ठीक है, जिस देश की भाषा ही नहीं है, जिस कॉन्टिनेंट में भाषा ही नहीं है, इससे कोई समझ नहीं सकता, है ना। यहाँ पे जो जनजातियों की विविधता है वो सबसे ज्यादा इसी देश में, इस देश में सबसे ज्यादा जनजाति विस्तार पाया गया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर लिपि का भी अभाव है ना। जगह जगह पर भाषाएं चेंज हो रही हैं, तो इसकी कोई मुख्यतम लिपि नहीं निकल के आई, इस वजह से ये एक डार्क कॉन्टिनेंट का वजह बन गया। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद इसकी जो खोज हुई, खोज में देरी हुई। खोज में देरी किन किन कारणों से आप जानते हैं। अगर यहाँ से कोई आता, ये यूरोप से मान लीजिए कोई आ रहा, ये थोड़ा दूर आता और ये थोड़ा दूर आता, और यहाँ पर आप जानते हैं सहारा को रेत का समुद्र कहा जाता है। सहारा को रेत का समुद्र कहा जाता है, और ये समुद्र मतलब रेत के समुद्र को देखकर आधे लोग ही वापस ही लौट जाते थे, आधे लोग वापस लौट जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सहारा मरुस्थल है, इसकी खोज में सबसे बड़ी बाधा जो बनकर आया है वो क्या है, सहारा मरुस्थल बन के आया है। इसके बाद इसके जो मार्ग थे, मान लीजिए कोई नदी के रास्ते आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसी ऐसी चट्टानें थी, इस तरीके से चट्टानों के कारण यहाँ पे नौका वाहन भी सुगम नहीं था। मान लीजिए यहाँ से नाव आती है, ये आ गया झरना, अब इसको कैसे पार करें, यहाँ तक पहुंच गए, ये आ गया, मतलब इसके मार्ग में भी क्या थी, असहजता थी, नौकायान संभव नहीं था। इस कारण से इसकी खोज में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। अगर खोज पहले हो जाती तो शायद ये आज थोड़ा सा विकास कर चुका होता। सबसे बड़ा कारण ये भी निकल के आया, खोज में देरी। इसके बाद जलवायु की अगर बात करें तो जलवायु भी खोज में देरी का कारण है। क्यों? क्योंकि ये आप जानते हैं ये विषुवतीय क्षेत्र है। विषुवतीय क्या है, क्षेत्र है, साथ ही साथ इसकी जलवायु कैसी है, मरुस्थल। मरुस्थल और इक्वेटर पर आप जानते हैं सीधा प्रकाश पड़ने के कारण यहाँ पर इतनी अत्यंत गर्मी हो जाती है कि यहाँ से कोई भी आता है तो गर्मी देख के ही पहले बाहर हो जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण ये भी निकल के आया इसकी जलवायु का। इसके बाद हम बात करें यहाँ के जो मूल निवासी थे, मूल निवासी जो थे, अगर कोई बाहर से आता भी है तो वो इन्हें यहाँ पर रुकने नहीं देते। यहाँ पर इतना आतंकवाद अभी भी है, प्रेजेंट में भी है। इस कारण से यहाँ पर जो मूल निवासियों के कारण भी यहाँ पर इसकी खोज में देरी हुई।
यहाँ के कुछ मूल निवासी एकदम आदि मानव के सिमिलर थे, लुकिंग वाइज भी और नेचर वाइज भी। ठीक है, तो ये कारण था। ठीक है, मूल निवासियों के कारण भी इसकी थोड़ी खोज क्या हुई, देर से हो पाई। और इस पे अगर बात करें तो ये खोज तो हमने देख ली, साथ ही साथ इसके जो तटीय क्षेत्रों में ऐसी ऐसी बीमारियों का जन्म लेना जिसका आज तक पता नहीं चल पाया। सबसे बड़ा कारण ये भी था इसके डार्क कॉन्टिनेंट नाम पर। ठीक है, इसका डार्क कॉन्टिनेंट नेम जो है मतलब काला महाद्वीप, अंधकार महाद्वीप, अंध महाद्वीप, इसका जो नाम है ऐसे ही नहीं पड़ा, बहुत सारे कारण है इसके। इसके बाद आप जैसे जानते हैं वैगनर की थ्योरी है आपकी प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत से ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ये किसका पार्ट है, ये आपका पार्ट है गोंडवाना लैंड का। किसका पार्ट है, गोंडवाना का। ये है आपका गोंडवाना का पार्ट। कौन, अमेरिका, अफ्रीका अफ्रीका आपका किसका पार्ट है, गोंडवाना का पार्ट है। साथ ही साथ ये जो अफ्रीका है इस पर खोज तो हो नहीं पाई थी, इस पे कुछ राजनीतिक कारण भी थे इसकी खोज में। इसकी बर्बादी का कारण, मेन मुख्यतः बर्बादी का कारण इसमें राजनीतिक भी था, राजनीति भी थी। यहाँ पर बहुत सारी राजनीति कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं दक्षिण अमेरिका में, सॉरी अफ्रीका में इसके जो, अगर आप पॉलिटिकल मैप देखें तो इसमें कई सारी सीधी लाइनें हैं। सीधी लाइनें कैसी हैं पॉलिटिकल मैप में, अगर आप देखोगे तो कंट्रीज में जैसे यहाँ पे अदर कॉन्टिनेंट में इस तरीके से लाइन होती है, यहाँ पर डायरेक्ट सीधी लाइनें खींच करके उनके देशों को अलग किया गया है ना। तो ये भी बहुत बड़ा इसके राजनीतिक कारणों में सबसे बड़ा कारण आप बात करें, जैसे मैंने अभी भी बताया कि ये यहाँ पर जो लाइनें हैं वो बिल्कुल सीधी खींच करके बनाई गई है। ये कहाँ से है, बर्लिन कॉन्फ्रेंस होती है, बर्लिन बर्लिन कॉन्फ्रेंस होती है 1884 से 85 के बीच। इस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, इसमें जो बड़े उपनिवेशक देश हैं जैसे जर्मनी हो गया और आपके ये उत्तर अमेरिका वाले जितने भी देश हो गए, कुछ महान देश हो गए, उनके द्वारा इस उसी देश के जो बड़े बड़े उपनिवेशक देश हैं उन्हीं के मेंबर्स इस कॉन्फ्रेंस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और अफ्रीका की खोज ना होने के कारण, अफ्रीका में इतनी अराजक तत्व होने के कारण यहाँ पर इसकी जो बर्लिन कॉन्फ्रेंस में इसके जो क्षेत्र हैं इनके क्षेत्रों को बांट लिया जाता है कि ये हमारा क्षेत्र है, जैसे इजिप्ट वाला इस तरीके से कहा गया ये इजिप्ट वाला क्षेत्र हमारा है। अलग अलग देशों का अलग अलग क्षेत्र यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, बांट लिया जाता है। इस वजह से ये सीधी लाइनें, ठीक है, इस वजह से ये क्या है, सीधी लाइनें हैं। इस वजह से ये यहाँ पर क्या है, सीधी लाइनें। मैंने साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर अफ्रीका में केवल 10% भूमि ऐसी है जिस पर आप रह सकते हैं, जिस पर आप खेती कर सकते हैं, जिस पर आप कोई भी काम कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल रहने योग्य भूमि कितनी थी, 10% थी। अब इसी में रहना है, खाना है, सब कुछ इसी में करना है, तो ये एक डार्क कॉन्टिनेंट होने की वजह बन सकता है कि नहीं, आप खुद सोच के बताइए। जहाँ पर केवल 10% भूमि रहने योग्य हो तो कैसा होगा, है ना। तो समझ सकते हैं अफ्रीका का अंध महाद्वीप होना कितना बड़ा विशाप है इनके लिए। साथ ही साथ जो जनों की विविधता है, मतलब इतनी सारी यहाँ पर जनजाति विविधता है, स्पोर्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, ये किसके कारण है, यहाँ पर जितनी बहुत सारी यहाँ पर जनजातियाँ अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं जिनके कारण इनका रहन सहन, लीची, भाषा, क्षेत्र सब अलग अलग हो जाता है। इसके कारण भी यहाँ पर डिस्प्यूट्स हैं काफ़ी सारे। साथ ही साथ
यहाँ पर आपको इसके उत्तर वाले क्षेत्र में इस्लाम और दक्षिण वाले क्षेत्र में क्रिश्चियनिटी का भी एक बड़ा डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। जनजाति डिस्प्यूट के अलावा भी यहाँ पर धार्मिक चीज़ों को लेकर भी अराजक तत्व पैदा होते हैं। ठीक है, ये सभी कारण जो हैं आपके डार्क कॉन्टिनेंट होने का दावा करते हैं अफ्रीका के। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं यहाँ पर, जिनकी हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं। साथ ही साथ हम अगली क्लास में पश्चिम के कुछ देश देखेंगे, साथ ही साथ उसके जस्ट नीचे मिडिल वाले अफ्रीका के भी कुछ देश देखेंगे, साथ ही साथ आपके ईस्टर्न अफ्रीका के भी कुछ देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड होती है।